किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि स्वस्थ शरीर से हम जो है स्वस्थ जीवन का निर्माण करते हैं और उसी स्वस्थ शरीर से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और अपने आने वाली चीज़ों को सफल बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो बैक टू नेचर में। जैसे कि इस शो में हम हर वक्त बात करते हैं कि किस तरह से हम मेडिसिन ना लेके किसी भी बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचे और उसे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उसे कैसे सही करें, उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हेपेटाइटिस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंसान कर रहा है वो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बीमारियों पे टैबलेट्स, मेडिसिन लेना शुरू करता है। वो कुछ समय के लिए तो उसको ख़त्म करता है, लेकिन उसके बाद वो बड़ी बीमारियों का रोग बना देता है। तो इसी के चलते आज का जो विषय है हेपेटाइटिस, उस पर बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और हम सबसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं आर.के. तुली जी, और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। और आपको बता दें कि जो सर हैं इंटरनेशनल सेंटर ऑफ होलिस्टिक मेडिकेयर के चीफ फिजिशियन है और सब लोग इनसे प्यार से फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आज का जो विषय है हेपेटाइटिस आपने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज की तारीख में, क्योंकि हेपेटाइटिस का, आइटिस का मतलब होता है, कोई भी मेडिकल साइंस में शब्द है, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, यानी कि उसके अंदर दोष आ गया, अंदर सूजन आ गई, उसकी वजह से उस अंग की क्रिया में डिफेक्ट आने लग गया। और हेपेटिक वर्ड स्टैंड्स फॉर लिवर। तो ये जो हेपेटाइटिस शब्द है, इसमें जो हमारी लिवर की भिन्न बीमारी है उसके साथ डील किया जाता है। और हेपेटाइटिस का आज शायद सबसे मुख्य कारण है वेरियस वायरसेस। जो कॉमन वायरसेस हैं उनकी भी एक लंबी कतार है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये तो कॉमन वायरसेस हैं। उसके अलावा इसके दूसरे भी लेस कॉमन वायरसेस हैं और दूसरे कुछ रेयर वायरसेस भी हो जाते हैं, और उनमें एक येलो फीवर भी एक वजह है वायरसेस में, और हर्पीस सिम्प्लेक्स भी एक रेयर वायरस है जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकती है। उसके अलावा इन्फेक्शंस के अलावा हेपेटाइटिस की वजह जो है वो आजकल हम बहुत दवाई, जैसे आपने कहा, हमें कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और हम कहते पॉपिंग पिल्स, दवाई ये लेनी शुरू कर देते हैं। आप ये जितनी दवाई हैं ये जाके इनको, इनका जो भी शरीर में, इनको लिवर है जो इनको मेटाबोलाइज करता है, तो उसके ऊपर एक निरंतर धीमी चोट या टॉक्सिसिटी पहुंचती रहती है। और जब हम बहुत ऐसी दवाई लेती हैं, विशेषकर जितनी भिन्न दवाई हैं हमारी दर्द के लिए, कुछ ऐसी दवाई भी जो हम ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, या साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, हम अपनी मेंटल अवस्था सुधारने के लिए, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इत्यादि, तो वो सब जाके लिवर को डैमेज करती हैं। उसके अलावा आज हमारा एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है अल्कोहल। कोई पार्टी हो, सुख हो या गम हो, तो लोग शराब का सहारा लेते हैं, और इसकी भी जाती से हमारे लिवर को नुकसान पहुंचता है। तो ये सब डिफरेंट वजह मिला के एक हेपेटाइटिस, यानी कि हमारे लिवर के ऊपर निरंतर हम उसको चोट पहुंचाते रहते हैं, और ये हमारे लिवर की महानता है कि वो सब, हम कहें, इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके उनको सबको संभालते रहते हैं, मगर हर चीज़ की एक हद होती है, और उसके बाद उसको जब झेल नहीं पड़ता तो वो बीमार हो जाता है, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस हो। तो सर, जैसे कि आपने अभी बात करी कि किस तरह से हम आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्कोहल जैसी छोटी छोटी एंटरटेनमेंट करने के लिए इन चीज़ों का सेवन करते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सर, जब मैं कल कुछ आर्टिकल्स पे सरसरी नज़र डाल रहा था, जब हेपेटाइटिस जैसे हम चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो इंडिया में 164,826 मामले आंकड़े 2017 में जो है अंकित किए गए। तो हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को समानांतर माना जा रहा है HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों को। सर, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। इसमें आपने ये आंकड़े ठीक उठाए। कहा जाता है कि लगभग दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन, यानी कि 2 बिलियन, यानी कि 200 करोड़
लोगों को लगभग हेपेटाइटिस की चोट पहुंचती रहती है। और परंतु जैसे मैं लिवर की ये महानता है कि वो सब इस चोट को संभालता रहता है और धीरे धीरे फिर वो जो लिवर की जो हेपेटाइटिस है वो क्रॉनिक का हेपेटाइटिस के रूप में बदल के धीरे धीरे जो लीवर को डैमेज होने लगती है। लिवर में फाइब्रोसिस यानी कि उसको जो लिवर का अंग डैमेज होता है वो जब हीलिंग करता है तो वो स्कार टिश्यू से हील करता है, तो उसको फाइब्रोसिस उसको कहा जाता है कि लिवर को सिरहोसिस होने लग गई। तो इससे लिवर सिकुड़ने लग जाता है, लिवर का जो क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे ये लिवर फेलियर की ओर बढ़ जाता है। और आप सुन के अचंभित होंगे कि हार्ट फेलियर का इलाज करना आसान है, लिवर फेलियर का इलाज करना बहुत मुश्किल है। हार्ट ट्रांसप्लांट रिलेटिवली आसान है मगर लिवर ट्रांसप्लांट उससे भी ज़्यादा टेक्निकली भी और ज़्यादा मुश्किल है। सर वाकई जो इन्फॉर्मेशन आपने लिवर और हार्ट की जो बीमारियों को लेकर दी है, ऑपरेशन को लेकर दी है, वो वाकई में थोड़ी न्यू है इन्फॉर्मेशन। बट मैं आपसे चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस एंड उसके प्रमुख जो कारण हैं उन पर थोड़ा हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो हेपेटाइटिस जैसे हमने कहा कि इसके भिन्न मेन 5 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। एंड पहले जब शुरू में सिर्फ हेपेटाइटिस ए के बारे में मालूम होता था तो फिर बी का आविष्कार हुआ और फिर देखा कुछ लोगों को अब ना ए में है ना बी में है, तो उनको हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी करके उनको कैटेगरी में डाल दिया गया और उसके आगे बढ़ते हुए हेपेटाइटिस सी, डी और ई का भी आविष्कार हुआ। तो इसमें जो मेन 2 ग्रुप हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, जो हेपेटाइटिस ए है ये हमारे जैसे कहते हैं ओरोफिकल रूट से हमारे अंदर पहुंचता है। ओरोफिकल यानी कि जैसे हमारा फीकल मीन जो हमारा सीवेज सिस्टम है, जो हमारा कहीं पानी की जो पाइप्स हैं वो सीवेज की पाइप्स पास पास जा रही हैं, वो फट गई और वो पानी मिक्स होने लग गया और वो हमें अपने घर के वाटर सप्लाई में आने लगता है और उसकी वजह से या उसमें जो सब्जी फल और यहाँ तक कि खेतों इत्यादि में भी अगर ऐसा पानी दिया जाएगा तो उस में वो वायरस आ जाता है। तो जो वायरस ए है और जो वायरस सी है ये इस माध्यम से फैलता है और जो वायरस बी है वो फैलता है हमारे कंटेमिनेटेड, जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है वो उनको शायद पता भी ना हो, वो एसिम्प्टोमेटिक है मगर उनके शरीर में ये वायरस हर समय संपन्न रहता है और कोई भी जैसे ब्लड टेस्ट इत्यादि करते हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जितने बॉडी के फ्लूइड्स हैं, बल्कि यहाँ तक कि अगर एक माता को हेपेटाइटिस साइलेंट हेपेटाइटिस बी है तो उसका जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं पे उसका बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट आने से उस एक नए जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ से भी ये इन्फेक्शन मिल सकता है। और फिर जितने ये सेक्स वर्कर्स हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं जो हर प्रकार के एक ही इंजेक्शन सिरिंज बार बार और जो टैटू लोग करवाते हैं, तो इन लोगों को उसके बारे में ना तो ज्ञान है और वो सतर्कता नहीं यूज़ करते, तो उससे वो ब्लड कंटेमिनेशन से एक नीडल से दूसरे को दी जाए तो ये इन्फेक्शन इस तरीके से फैलता है। और मैंने यहाँ तक ये देखा है कि बहुत से डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिशनर आज, ये तो थैंक्स टू हेपेटाइटिस बी की आजकल ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस इत्यादि का ज़माना आ गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही सिरिंज को मात्र बॉयल करके और फिर दूसरे पेशेंट को टीका लगाया जाता था इत्यादि। तो इस दौरान बहुत से डॉक्टर्स तक को और नर्सेज और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पेशेंट्स से इस प्रकार का इन्फेक्शन मिल गया। फिर या ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लेते हैं तो किसी पेशेंट जिसका ब्लड लिया गया था अगर वो क्रॉनिक साइलेंट कैरियर है
तो उसके ब्लड से जो ब्लड लेगा उसको हो सकता है। तो इस प्रकार ये साइलेंटली फैलता रहता है। और इसकी चालाकी ये है कि अक्सर बहुत सारे लोगों में उनको पता ही नहीं लगता कि हमें ये समस्या हुई है। मात्र 5% लोगों में इसके जो एक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं वो फील हो पाते हैं। तो इसलिए, और यहाँ तक कि जैसे एक घर में एक फादर हैं, वो शेविंग ब्लेड यूज़ करते हैं, तो बेटा नया नया जैसे उनकी दाढ़ी आने लगती है तो वो भी अपने पापा का शेव, तो अगर पापा को हेपेटाइटिस थी, और मैं ऐसे विशेष पर्सनल पेशेंट्स जानता हूँ जिनको ऐसे हुआ है, ये सिर्फ किताबी नहीं है, तो वो पापा का शुरू किया और पापा को तो पता नहीं था और बेटे को भी हेपेटाइटिस हो गई। और पापा, हमें तब पता लगा जब वो पापा आए हमारे पास, उनको वो लिवर फेलियर से लिवर कोमा में पहुंच चुके थे। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली की बात है। और वो जो पेशेंट थे खुद वो डॉक्टर थे, बहुत एक मशहूर डॉक्टर थे कानपुर के, और वो हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि अब इनका कोई उपाय नहीं है, और लगभग कोमा में थे बहुत दिन समय से, और वो लगभग मौत के किनारे पे बैठे थे। परंतु क्योंकि ये पीएमसी चैनल का उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना कि इन चीज़ों का इलाज बिना दवाई के भी हो सकता है। यहाँ तक कि जिस पेशेंट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कह दिया कि अब तो ये नीचे उतार दो, उस समय मुझे बुलाया गया और हमने उनका उपचार शुरू किया। और आज 25 साल के बाद भी वो अपनी पूरे स्वस्थ सेहत का एंजॉय कर रहे हैं। सर, जैसे कि आजकल कई ऐसी बीमारी होती है, अगर वो ह्यूमन शरीर में हो भी जाती तो उसका पता नहीं चलता। तो मैं एक क्विक जानना चाहूँगा, व्हाट आर द सिम्टम्स और साइंस, कैसे पता चलेगा कि हाँ अब जो है हेपेटाइटिस हमारे अंदर आ चुका है? हेपेटाइटिस एक्टिव होने लगती है तो शुरू में तो पता ही नहीं लगता, बस ऐसे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मेलेज है, हल्का बुखार लगता है, बुखार है नहीं, शरीर हेडेक होने लगेगी, सब पेट में लग रहा है आफड़न सी है, दर्द है, जोड़ों में, घुटनों में, मांसपेशियों में तकलीफ, दर्द होने लगती है। और जो भूख खराब हो जाती है, खाना देख के जैसे उपक सी उल्टी सी आने को होती है। और बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ने लगता है तो कुछ खाने से उल्टी तक आने लग जाती हैं, और कुछ हम खाना इत्यादि ना खा पाते हैं, भूख ही नहीं होती, और इस प्रकार का दिल मचलाना इत्यादि, जिसको नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर तब पता लगता है धीरे धीरे कि जब ऐसे पेशेंट को कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़े डॉक्टर भी निराश होने लगते हैं, और फिर उनके जब टेस्ट किए जाते हैं तो क्लिनिकली उनकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ऐसा लगता है कि उनकी जो यूरिन है वो बहुत गहरे रंग की होने लगती है। जैसे यूरिन नॉर्मल हम कहते हैं स्ट्रॉ कलर्ड, यानी कि बिल्कुल धीमी कलर की होनी चाहिए, तो उसके अंदर रंग परिवर्तन होने लगता है, वो थोड़ी लेमन कलर, ऑरेंज कलर, मस्टर्ड कलर, तो गहरा रंग उसमें आने लगता है। और साथ के साथ ये जो हेपेटाइटिस क्या है, लिवर जो है एक बाइल बनाता है, बाइल हमारे लिवर से बनके, और जो उसकी एक गुच्छी है जिसको हम तिल गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वहाँ स्टोर होता रहता है। और जब हम कोई खाना वगैरह खाते हैं, विशेषकर कोई फैटी फूड, तो वो उसको रिलीज़ करता है, उसको हजम करने के लिए। और ये हमारे जो स्टूल्स में, फीसिस में जो रंग होता है येलोइश ब्राउनिश, ये इस बाइल का रंग होता है। तो क्योंकि जब हेपेटाइटिस होती है तो जो उसकी क्षमता है वो ब्लॉक हो जाती है, वो बाइल बन नहीं पाता, और स्टूल है जो वो एकदम जैसे वाइट जैसे चॉक होता है, उस प्रकार का होने लग जाता है। तो यहाँ से इंसान को खुद को भी पता लग सकता है और डॉक्टर के लिए भी डायग्नोसिस हो जाती है। तो यूरिन का गहरा होना,
फिर उसके लिए हम यूरिन टेस्ट से भी उसका टेस्ट कंफर्म होता है। लिवर टेस्ट है, लिवर टेस्ट में बताता है कि जो लिवर के अंदर डैमेज हो रही है, जो लिवर के एंजाइम्स इत्यादि हैं वो राइज हो रहे हैं, और तो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर उसके बाद ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी टाइप की, जैसे मैंने बताया कि जो टाइप ए है या टाइप बी है, मोटी मोटी ये। और जो टाइप ए है वो जो हेपेटाइटिस है वो लगभग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जी सर, जब भी आप पीएमसी हिंदी पे आते हैं, आप मैंने देखा है आप हर वक्त खान पान पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह का खान पान का सेवन हम करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पहले हम ये थोड़ा समझ लें जी कि हेपेटाइटिस ए है तो वो लगभग अपने आप ठीक होने लगती है। जो हेपेटाइटिस बी है वो उसकी भी कोई दवाई नहीं है। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए थोड़ा रेस्ट इत्यादि करें, और जो हमारी खुराक है वो ऐसी हो कि हमारे लिवर के ऊपर मिनिमम जोर पड़े, क्योंकि लिवर में सारा जितना हम खाना खाते हैं वो प्रोसेस होता है। तो हम अगर रेडीमेड जैसे ग्लूकोज मात्रा में देंगे तो लिवर को कॉम्प्लेक्स फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो कोशिश प्रोसेस करना वो बच जाता है, तो उसको रेडीमेड, तो उससे लिवर को रेस्ट मिलता है और फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जो हेपेटाइटिस बी है इसका एक ये फ़ायदा है कि इसका बचाव भी हो सकता है, इसकी वैक्सीन होती है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे, अगर ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन बचपन में हो जाए तो ये ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा क्रॉनिक होता है, ज़्यादा देर तक चलता है। एडल्ट लाइफ में हो जाए तो लगभग 5% या 10% क्रॉनिक में बदल पाता है। अगर बचपन में अगर हो जाए, छोटे बच्चों को, नव शिशु को हो जाए, तो ये लगभग 30-40% एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बन चुकी है बहुत समय से, और ये हमारे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो हर बच्चे को पैदा होने के 1 महीने पहले ही उम्र में ये पहली वैक्सीन दे दी जाती है। और एडल्ट लाइफ में भी इसकी 3 खुराक दी जाती हैं। तो एक खुराक देके और फिर 1 महीने के बाद दूसरी, और 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर तीसरी डोज दी जाए, तो ये माना जाता है कि इसकी लाइफ लॉन्ग हमें इम्यूनिटी मिलती है। और हेपेटाइटिस ए हमें एक बार हो जाए तो जैसे मैंने कहा लगभग जनरली ये अपने आप सेटल हो जाता है। बहुत कम केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं या जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े या दवाइयाँ इत्यादि देनी पड़े, तो उसके प्रति हमारी अपने आप फिर ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हाँ, आपका प्रश्न खान पान का, देखिए सबसे पहले हमने कहा अपनी हम जो जीवन शैली है, निरोग काया, आज जितनी बीमारी हैं सबको हर विषय में ये सब्जेक्ट उठ के आता है, क्योंकि जितनी बीमारी हैं आज वो सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कही जा रही है। जी सर। यानी कि लाइफस्टाइल क्या, मेरी जीवन शैली, मैंने उसको ख़राब किया। वो ख़राब कहाँ से हुआ? मेरी सोच से, मेरे गलत विचार, मेरे जब विचार गलत होंगे तो मैं ऊट पटांग गलत चीज़ खाऊंगा, उसका मेरे शरीर के ऊपर नुकसान होगा। मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखूँगा, मेरी अपनी जो रोग प्रतिरोध है, जो मेरी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, और जो भी वातावरण में, और ख़ास करके फिर जो मेरी सेहत कमज़ोर होगी। अभी आपने देखा जैसे कोविड के दौरान कौन लोगों की मौत हुई, ना कि जिनको कोविड हुआ, तो जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनको दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़ थी, या जिनको इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ दी जा रही थी, उनका इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा। कुछ ऐसी बहुत सी बीमारी हैं जिसमें डॉक्टर आपके सिम्टम कंट्रोल करने के लिए आपको वो दवाई देते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को भंग करती है। ऐसे लोगों को कोई भी वायरस है, चाहे वो हेपेटाइटिस वायरस है या कोई भी वायरस है, और हाँ, इसमें जैसे हमने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को बार बार ब्लड के लिए जाना पड़ता है। जैसे किडनी फेलियर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो उसमें कितना भी ध्यान किया जाए, कहीं ना कहीं ह्यूमन फेलियर हो जाता है, और
उसकी वजह से, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना, कि शरीर की अपनी खून बनाने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है, ब्लड ठीक से नहीं बन पाता है, तो उसको उन लोगों को बार बार ब्लड लेना पड़ता है। अब जो इंसान को बार बार, तो कहीं गलती, कहीं थोड़ी चूक हो गई, हालांकि आजकल सब लेबोरेटरी बहुत सतर्क हैं, जिससे जब ब्लड डोनेशन ली जाती है तो हर किसी का ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब ब्लड देने के टाइम भी ब्लड पूरा लेबोरेटरी में टेस्ट करके, जिसको उसकी ब्लड डोनेशन ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो किया जाता है, तो सब ध्यान रखा जाता है जी। तो अब आपका बहुत देर से ये प्रश्न खान पान में क्या ध्यान किया जाए, तो ये खान पान तो तब शुरू होगा अगर पहले मेरा मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। हर इंसान जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं किसी पेशेंट को अपने इसके बारे में भाषण नहीं देता। हाँ, मैं आपका शारीरिक मानसिक संतुलन स्वस्थ करने में जब मदद करूँगा तो आप सब जानते हैं, मेरे भाषण देने से आप मेरी बात तो मानने वाले नहीं हैं। कोई मानता है क्या? किसी के भाषण देने से मैं आपको बोलूँ ये मत खाओ, ये खाओ, कोई नहीं सुनता, वो सब बेकार जाता है। तो इसलिए मेरा शारीरिक मानसिक, और ये शारीरिक मानसिक मेरा संतुलन तब रहेगा अगर मेरा आत्मिक स्वास्थ्य सही होगा। और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हमें सिर्फ जीवन शैली नहीं, हमें अध्यात्म में जाना है, हमें योग में जाना है, हमें नित्य अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए हमें योग अभ्यास करने हैं। योग अष्टांग है, ओके, और उसमें ध्यान एक बहुत जरूरी क्रिया है। और ध्यान ये नहीं कि मैं रोज आधा घंटा ध्यान करता हूँ। मेरी ध्यान की परिभाषा है मैं हर समय ध्यान में रहता हूँ। मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं उस चेतना में रहता हूँ। और ध्यान सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं एक प्राणी हूँ। अगर मेरा सांस स्वस्थ है तो ये श्वास मेरे प्राण को मेरे शरीर में ना कि हर समय एक नई ऊर्जा लेके आता है, और साथ के साथ शरीर के मल को भी निकालता है। और इस ध्यान में रहूं, पिरामिड इत्यादि के नीचे तो साइंटिफिकली पाया गया है कि ये जो प्राकृतिक शक्ति है ये हमारी प्राण शक्ति को सिंचित करती है। कहते हैं ना लोग, अक्सर कह देते हैं स्टे ब्लेसिड। क्या मतलब है स्टे ब्लेसिड? आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। क्या ब्लेसिंग है? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? कि आपके अंदर सही सोच, सही क्रिया चलती रहे। उसके लिए ये आत्मा को परम के अधीन उस चेतना में रहें कि वो शक्ति हमको हर समय मिलती रहे। तो हमारी सोच भी अच्छी होगी, सोच से हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हमारी जीवन शैली भी स्वस्थ होगी, और हम सब जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हाँ, आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो जैविक खेती बाड़ी की जाए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैविक अपना भोजन पदार्थ जितने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कृत्रिम प्रदूषण आजकल हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों की सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को एक इन प्रिंसिपल, एक मूल में ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो भी हम क्रिया करें, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। और हम स्वस्थ होंगे, हमारा आर्मर जो है, हमारा शरीर का जो कवच, जिसको हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोध शक्ति बोलते हैं, वो स्वस्थ होगी। और दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम उभर के ही रहे। जी सर, आप जब भी पीएमसी हिंदी पे आते हैं या उनके परिवार से मिलते हैं, आप हमेशा अच्छे खान पान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर आर.के. तुली जी। पीएमसी हिंदी आपसे हमेशा कहता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और हाँ, अब तक आपने अगर ये शो को आप टीवी पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए और पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले